नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, ब्रीदिंग कैसे होती है, यानी एयर जो है वो आउटर एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर एंटर कैसे करती है एंड लंग्स के बाहर कैसे निकलती है, तो ये मूवमेंट कैसे होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमोसफियर। क्या होगा ब्रीदिंग में, मूव करेगी एयर लंग्स में, कहाँ से आएगी, एटमोसफियर से आएगी। अब इसको तो कहेंगे इंस्पायरेशन। ठीक है, लंग जो एयर है, एयर का लंग्स में एंटर करना, इंस्पायरेशन। एंड अगेन द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमोसफियर, और लंग्स से निकल के अगेन वो कहाँ चली जाएगी, एटमोसफियर में, इसको कहेंगे एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में दो प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो इंस्पायरेशन का होता है जिसमें एयर आउटर एनवायरनमेंट से आती है लंग्स तक, एंड सेकेंड प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन का जिसके अंदर लंग से निकल के वो जो एयर है वो दोबारा चली जाती है आउटर एनवायरनमेंट में। ये है ब्रीदिंग। तो फर्स्ट स्टडी करेंगे इंस्पायरेशन का प्रोसेस। इंस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होगा, इसमें मसल्स हेल्प करेंगी। कोई भी मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, वो कौन करती हैं, मसल्स करवाती हैं। तो एयर एंटर करेगी बॉडी के, तो ये भी मसल्स के मूवमेंट की वजह से ही होगा। अब इंस्पायरेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी मसल्स यूज़ में आएंगी, तो उसमें यूज़ में आएंगी एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड मसल्स ऑफ डायफ्राम। अब ये जो मसल्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो रिब्स होती हैं, रिब्स पर प्रेजेंट होती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ऐसे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिब्स पे प्रेजेंट होंगी। डायफ्राम क्या होता है, लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, वो होती है डायफ्राम, मस्कुलर मेम्ब्रेन। और एक होती है एब्डोमेन वाले पार्ट में, बॉडी का जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसमें ऑब्लिक मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। तो ये सारी तो मसल्स हैं। अब इनमें से इंस्पायरेशन के प्रोसेस में कौन सी मसल्स काम में आएंगी, एक तो आएंगी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं रिब्स पर, एक आएंगी डायफ्राम की मसल्स। ये दोनों मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इसकी वजह से डायफ्राम कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। डायफ्राम का शेप कैसा होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा डोम शेप्ड होता है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी मसल, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। पहले तो कैसा था, यूं था, डोम शेप्ड। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स में, ये डायफ्राम की जो मसल्स हैं इनमें, तो ये हो गया फ्लैट, डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट। अब जो इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब्स पे हैं, तो इसकी वजह से रिब केज क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा थोड़ा। डायफ्राम तो नीचे चला गया, रिब केज ऊपर उठ गया। ठीक है, रिब केज एलिवेट हो जाएगा। इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी ऊपर वाली, तो ये जो यूँ था पहले तो डोम शेप्ड, तो यहाँ की जगह कम थी, अब कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। तो ये जो थोरेसिक कैविटीज़ की जगह बढ़ जाएगी। साथ में रिब्स की जो है वो भी एलिवेट हो गया, तो और जगह बढ़ गई थोरेसिक कैविटी की। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जितना वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का होगा, लंग्स उतने ही एक्सपेंड कर जाएंगे, तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी के अंदर ही होते हैं लंग्स, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो लंग्स का या वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज वॉल्यूम के साथ जो एयर का प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ज़्यादा जगह हो गई, एयर कम है, तो एयर का प्रेशर उस जगह के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले कम जगह में उतनी एयर थी तो प्रेशर ज़्यादा था, अब जगह बढ़ गई, थोरेसिक कैविटी या लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब उसका एयर का जो उसके अंदर एयर थी उसका प्रेशर जो है, एयर प्रेशर, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब अंदर क्या है, एयर प्रेशर डिक्रीज है, और बाहर के एनवायरनमेंट में क्या है, जो एयर का प्रेशर वो अब ज़्यादा हो गया कंपेरेटिवली। और एयर कहाँ से मूव करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो एयर जो है वो बाहर से कहाँ आ जाएगी, मूव करती हुई अंदर लंग्स में आ जाएगी। इसी को क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी मसल्स ने हेल्प किया, डायफ्राम की मसल्स ने हेल्प किया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ने हेल्प किया, तो इन मसल्स को क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी मसल्स। ओके, अब एयर अंदर आ गई, अब एयर दोबारा जाएगी बाहर, उसको कहेंगे एक्सपायरेशन या फिर एक्सलेशन। अब इसमें कौन सी मसल्स हेल्प करेंगी, अब ये प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, यानी
कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या कह रहे हैं, एक्टिव हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक्टिव हुई मसल्स। अब ये पैसिव है, इसमें कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, क्या होंगी, सिर्फ रिलैक्स हो जाएंगी दोबारा। तो एक्सपायरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, डायफ्राम की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, वो अब रिलैक्स हो जाएंगी। तो पैसिव है, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, रिलैक्स हो रही है, तो पैसिव प्रोसेस है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, डायफ्राम की मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की रिलैक्स होने की वजह से रिब केज अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउनवर्ड्स आ जाएगा। और जो डायफ्राम है वो अगेन कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और डोम शेप्ड हो जाएगा। अब डायफ्राम हो गया डोम शेप्ड और रिब केज चला गया अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम का थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, और एयर तो उतनी है, तो एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इस प्रेशर के अकॉर्डिंग एयर कहाँ मूव करेगी, हायर टू लोअर प्रेशर वाले एरिया तक। तो लंग्स से ने जहाँ हायर प्रेशर हो गया वहाँ से निकल के वो आउटर इन्वायरमेंट में चली जाएगी नेजल पैसेज से होती हुई। एक्सपायरेशन होता है पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो फिर जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं एंड ऑब्लिक मसल्स जो हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो किस में काम आएंगी, वो काम आती ही हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नॉर्मल अपन ब्रीथ कर रहे हैं, नॉर्मल अपन एक्सपायर कर रहे हैं, तब तो कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। पर अगर अपन फोर्सफुली करें, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो लंग से बाहर निकल जाए प्रेशर के साथ फोर्सफुली, तो इसमें काम में आएंगी फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कहाँ पर हैं, रिब्स में ही हैं। इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स जो कहाँ है, एब्डोमिनल वाले रीजन में। तो देखो जब अपन क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं, जो एयर है उसको लंग्स से फोर्स के साथ बाहर निकालते हैं, तो अपना एब्डोमेन भी मूव करता है, एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो भी मूव करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो वो कौन सी मसल्स होती हैं, फिर ऑब्लिक मसल्स होती हैं। अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, एब्डोमेन कंप्रेस हो जाएगा, अंदर की तरफ से हो जाता है एब्डोमेन, जिससे जो एब्डोमिनल कैविटी है वो कम हो जाती है। साथ ही जो थोड़े से कैविटी है उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है मोर देन यूजुअल, और जितना पहले हुआ था उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। इसकी वजह से जो एयर है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फोर्सफुली एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये होता है प्रोसेस एक्सपायरेशन का। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे कौन कौन सी मसल्स काम में आ रही हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी मसल्स। बाकी नॉर्मल जब कैजुअल एक्सपायरेशन के टाइम पे कोई भी मसल्स काम में नहीं आती, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ रिलैक्स हो जाती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इंस्पायरेशन के टाइम पर। अब है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, अपन किस रेट पे ब्रीथ करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लो 1 सेकेंड में, 1 मिनट में अपन कितनी बार ब्रीथ करेंगे, क्या रेट होगी ब्रीदिंग की, उसको क्या चीज़ रेगुलेट करती है, उसको पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी रिदम यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग, अपन 1 मिनट में या एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ब्रीथ कर रहे हैं, वो कौन रेगुलेट करता है उसको, किसका कंट्रोल होता है उस पर, तो न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल होता है, दोनों होते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करेगा ब्रीदिंग को कि 1 मिनट में ह्यूमन कोई है इंडिविजुअल वो कितना बार ब्रीथ करेगा, और केमिकल्स जो हैं उसकी हॉर्मोन्स एक्सेट्रा वो भी कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट है न्यूरल रेगुलेशन। नर्वस सिस्टम किससे कंट्रोल करता है, तो नर्वस सिस्टम जो अपना ब्रेन है उसकी जो पार्ट्स हैं उसकी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, फर्दर जो आगे आएंगे चैप्टर्स उसमें। अब जो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंड पार्ट ब्रेन का मेडुला, और मेडुला के पास होता है एक पोन्स रीजन, तो ये है पोन्स रीजन और ये है मेडुला। इन दोनों रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंटर्स क्या होते हैं, जो भी ब्रेन्स में अपन कह रहे हैं कोई सेंटर प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, वो क्या है, न्यूरॉन्स का ग्रुप है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, तो वो न्यूरॉन का ग्रुप है। न्यूरॉन के क्या आते हैं उसमें, मेनली सोमा वाले पार्ट्स आते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं, तो क्या बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला में, पॉन्स में, मेडुला वाले रीजन में, जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम को। अभी कितने कितने टाइप के होते हैं, तो मेडुला वाला जो पार्ट है इसमें 2 तरह के रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। ये अपन देखिए तो इसका ये वाला पार्ट तो क्या है, ब्रेन का एंटीरियर पार्ट, और ये मेडुला वाला पार्ट जो होता है वो पोस्टीरियर होता है।
एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, और ये होता है डोर्सल और ये है वेंट्रल। एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल। डोर्सल साइड पे इसलिए क्या है, ये डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, और ये वेंट्रल साइड पे इसलिए है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर थोड़ा आगे की तरफ होता है, एंटीरियर वाले साइड पे है, थोड़ा इससे आगे, थोड़ा एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर टू डोर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए डोर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम या ग्रुप क्या करता है, सेंटर क्या करता है, दिस पेयर इज प्रेजेंट इन द डोर्सल पार्ट पे प्रेजेंट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की क्या कंट्रोल करता है, ये इंस्पायरेटरी सेंटर है, इंस्पायरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो डोर्सल वाला तो क्या करता है, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। वेंट्रल वाला क्या करता है, ये भी कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, और एंटीरियर टू डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसके आगे की तरफ। ये कब करता है, जब अपन को एनहेंस्ड ब्रीदिंग की कंडीशन हो, एनहेंस्ड रेस्पिरेशन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी को, या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन ज़्यादा करना है, ज़्यादा रेट पे करना है ब्रीद, तब कौन सा काम करता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, इंस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है और वो एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करता है, पर कब, जब अपन को बहुत ज़्यादा रेट पर ब्रीथ करना हो। मान लो कोई एक्सरसाइज करी, रनिंग करी, इसके बाद अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ज़्यादा इन्हेंस्ड हो जाती है जो ब्रीदिंग है, तब कौन फंक्शन करता है, फिर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप या वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। अब पॉन्स वाले पार्ट में भी कितने होते हैं, फिर 2 सेंटर्स होते हैं, दोनों को क्या कहते हैं, पोंटाइल सेंटर्स। किस वाले पार्ट में, पोन्स वाले में, इसलिए क्या कहते हैं पोंटाइल सेंटर्स। एक तो होता है इसमें से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक होता है अन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, अब ये क्या है, पोंटाइल रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोन्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। 2 सेंटर्स होते हैं, 2 एरियाज होते हैं, एक ही सेंटर मान सकते हैं इसको, पोंटाइल सेंटर एक ही सेंटर, इसमें 2 एरियाज हैं। फिर कौन कौन से, न्यूमोटैक्सिक एंड अन्यूस्टिक। क्या कंट्रोल करते हैं, ये इंस्पायरेशन को बंद करने का क्या काम करेंगे, इंस्पायरेशन को बंद कर देंगे। अब इंस्पायरेशन को बंद कर देंगे, और क्या है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, तो वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक्सपायरेशन, नॉर्मल कंडीशन में एक्सपायरेशन के लिए कोई भी सेंटर नहीं है, क्योंकि वो एक पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कौन सा है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को स्टार्ट करने के लिए भी है डोर्सल सेंटर, और एंड करने के लिए, इसको स्विच ऑफ करने के लिए कौन सा है, पोंटाइल सेंटर है। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन। अब जो केमिकल्स होते हैं, यानी हॉर्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, वो भी क्या कंट्रोल करते हैं, हॉर्मोन्स भी कर सकते हैं, हार्मोन भी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं, प्लस अदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं। तो फिर कौन सा आ जाएंगे, इसमें कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं, स्पेशल बॉडीज़ होती हैं, एंड एओटिक बॉडीज़ होती हैं। ये दोनों बॉडीज़ बॉडी में लोकेटेड होती हैं। ये क्या काम करती हैं, जैसे ही ब्लड में क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, पीएच एंड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, इन तीनों की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने का काम करती हैं अच्छे लेवल पे, कि ज़्यादा अमाउंट में रहे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में रहे। अब जैसे क्या होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाए, पीएच कम हो जाए, यानी हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाए, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाए, तब ये जो है बॉडीज़, ये सिग्नल सेंड कर देती हैं किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, और ब्रीदिंग की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज ब्रीदिंग होगी तो दोबारा ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, इसका अमाउंट कम हो जाएगा, कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और साथ में ही पीएच भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये केमिकल चेंजेस को, के सिग्नल को, स्टिमुलस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसको फिर ब्रेन तक पहुंचा देते हैं।